हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका लाइव बैक सिजलवत्स में। कंपनी लॉ हम डिस्कस कर रहे थे और आज हम एक छोटा सा लेसन डिस्कस करेंगे जिसका नाम है रजिस्टर्ड वैल्यूअर। देखिए, जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसमें रजिस्टर्ड वैल्यूअर से रिलेटेड केवल एक सेक्शन दे रखा है, सेक्शन 247। तो यहाँ पे हमें वही डिस्कस करना है और उसके अलावा हम बात करेंगे ICSI RVO की, और ये क्या है और ये क्यों आया। तो ये सारी बातें हमें करनी है। एक छोटी सी वीडियो होगी, लेकिन जर्नली जो है इस तरह की बातें या ये सेक्शन जो है डिस्कस होता नहीं है क्लासेस में। तो वी होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिले और ज़रूर आप शेयर कीजिएगा इस वीडियो को यदि आपको अच्छी लगे। चलिए शुरू करते हैं हम। सेक्शन 247 कहता है, जिसकी हेडिंग है वैल्यूएशन बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स। सेक्शन 247 कहता है कि जब भी इस एक्ट में जगह जगह बोल रखा है कि यहाँ पे आप जो है कहीं ना कहीं पहले अपने स्टॉक की या अपने प्रॉपर्टी की या कंपनी जो अपने शेयर्स की, डिवेंचर्स की, सिक्योरिटीज़ की, गुडविल की या और भी कोई एसेट है या नेटवर्थ की, इस तरह की बातों, इस तरह के एलिमेंट्स की कंपनी को ज़रूरत होती है कि वो उसको वैल्यूएशन करानी पड़ती है। कई बार जो एक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है या फिर जो है कंपनी कई बार जो है वॉलंटरीली कुछ काम अगर उसको करने, सपोज राइट्स इशू लाना है, तो फिर उसको जो है कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है कि वो वैल्यूएशन कराए पहले अपनी कंपनी, जो भी कंपनी है उसके एसेट्स की। तो यहाँ पे बस ये बोल रखा है सेक्शन 247 में कि इस तरह की वैल्यूएशन कौन कर सकता है। तो वही कर सकता है जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर होगा और जिसको इस काम का, जिसकी क्वालिफिकेशंस होंगी और जिसको इस काम का एक्सपीरियंस होगा। इसके अलावा जो वैल्यूएशन बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर से रिलेटेड रूल्स बने हुए हैं वहाँ पे और भी कंडीशंस बता रखी हैं, सीक्वेंस बता रखा है, प्रोसीजर बता रखा है कि वैल्यूएशन करते वक्त और भी किन किन बातों का, सपोर्टिव बातों का ध्यान रखना है। लेकिन ओवरऑल सेक्शन 247 यही कहता है कि जब भी वैल्यूएशन की नीड आएगी, जब भी कंपनीज एक्ट मैंडेटरी डालता है या फिर कंपनी वॉलंटरीली कराना चाहती है, तो उसको रजिस्टर्ड वैल्यूअर से ही कराना है। ठीक है, देखिए बात वही है कि अगर आप किसी भी CA से करा लोगे तो जो है कहीं ना कहीं वो रिलायंस, वो जो है कहीं ना कहीं ऑथेंटिसिटी आ नहीं पाएगी, वो एक्यूरेसी आ नहीं पाएगी, क्योंकि CA तो बहुत होते हैं लेकिन क्वालिटी CA कौन है ये हम जो है कहीं ना कहीं पता लगा नहीं पाएंगे। इसलिए ये एक तरीका बना रखा है कि ठीक है, हम रजिस्टर्ड वैल्यूअर की उपाधि देंगे किसी को, और जो उसके लिए कुछ एसोसिएशन है, मतलब एक तरह से वो तरीका है कि ठीक है, कुछ लोगों को रजिस्टर्ड वैल्यूअर जो है बनाया जाएगा और वही लोग अगर जो है कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे तो हम जो उस वैल्यूएशन को फिर भी रिलायबल मान सकते हैं। ये जो है पर्पज़ है इस सेक्शन का। ठीक है, बहुत आसान है। अगर आपको पर्पस समझ आ गया होगा तो जो है आगे की बात बहुत आसान है। सेक्शन 247 सब सेक्शन 2 कहता है कि एक वैल्यूअर जो है, जो इसको अपॉइंट किया गया वैल्यूएशन के लिए, वो क्या क्या करेगा, उसके फंक्शंस क्या क्या होंगे। तो वही होंगे जो एक वैल्यूअर के काम होते हैं कि जो है वो एक इंडिपेंडेंट तरीके से एक फेयर वैल्यूएशन करेगा असेट की या सिक्योरिटीज़ की या नेटवर्थ की, मतलब जिस भी चीज़ की वैल्यूएशन करने के लिए उसको रखा गया है, तो जो उसकी वो इंडिपेंडेंट, बिल्कुल अनबायस्ड तरीके से वैल्यूएशन करेंगे। ओके, उसके अलावा वो जितना हो सके प्रॉज एंड कॉन्स को जो है कहीं ना कहीं अच्छे से जांचेंगे, जांच पड़ताल करेंगे। इसको बोलते हैं ड्यू डिलिजेंस करना, कि वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाने से पहले हर संभव कोशिश करेंगे कि वो हर बात पता लगाएं जिसकी मदद से जो वैल्यूएशन रिपोर्ट बनेगी वो काफ़ी एक्यूरेट बननी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा लिखा है कि वैल्यूएशन से रिलेटेड जो रूल्स हैं, जो कंपनीज एक्ट से रिलेटेड जो और भी रूल्स हैं, वैल्यूएशन के लिए अलग से रूल्स बने हैं, उन सभी बातों को कंडीशंस मान के उन्हें भी जो है सेटिस्फाई करना है, किसको, जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर है। और एक खास बात जो है सेक्शन 240 सेक्शन सब सेक्शन 2 क्लॉज D में बता रखी है कि जो जिन असेट्स की वैल्यूएशन कंपनी ने जो है करने के लिए आपको रखा है, उन असेट्स में आपका इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए पिछले 3 सालों में। यानी कि वो सिक्योरिटी, वो असेट में जो है कहीं ना कहीं आपका भी इंटरेस्ट है, आपकी भी ओनरशिप है, तो ऐसी चीज़ों की आप वैल्यूएशन नहीं करोगे। ठीक है, और दूसरी बात एक और बोल रखी है, जिन भी असेट्स की आप वैल्यूएशन कर चुके हो उसमें आपको किसी भी तरह की हिस्सेदारी लेनी नहीं है अगले 3 साल तक। यानी कि एक तरह से 3 पीछे और 3 आगे, पिछले 3 साल में उस पर ओनरशिप होनी नहीं चाहिए, उन्हीं की जो है वैल्यूएशन करोगे, और जिसकी वैल्यूएशन कर ली अगले 3 साल तक उसमें ओनरशिप लोगे नहीं। इसी कंडीशन के थ्रू हम कहीं ना कहीं इंश्योर कर रहे हैं ये बात कि इंडिपेंडेंट तरीके से वैल्यूएशन हो और आपका ना आगे ना पीछे किसी भी तरह से आपका इंटरेस्ट ना हो उन असेट्स में। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो जर्नली हम बात करते नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक ही सेक्शन है तो हम सारी बात ही कर लेते हैं।
सेक्शन 247 सब सेक्शन 3 में पेनल्टी दे रखी है और पेनल्टी में लिख रखा है कि अगर कोई भी कंडीशन, कोई भी प्रोविज़न कॉन्ट्रवीन होती है, उसको तोड़ा जाता है, ब्रीच होता है, तो फिर पेनल्टी लगेगी। तो वैल्यूअर जो होगा वो शैल बी पनिशेबल विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 25,000 रुपीज़, यानी कि कम से कम 25,000 की तो कहीं ना कहीं पेनल्टी लगेगी फाइन। लेकिन जो एक्सटेंड हो सकता है कहाँ तक, 1 लाख रुपए तक, ठीक है। लेकिन अगर हमें पता लगता है कि वैल्यूअर ने अपनी रिपोर्ट गलत बनाई थी या फिर जो है जानबूझ के फ्रॉड करने के लिए जो है कंपनी के साथ या कंपनी के मेंबर के साथ फ्रॉड करने के लिए उनके साथ जो है उनके खिलाफ इस तरह की रिपोर्ट बनाई है, तो पेनल्टी जो है अलग होगी। अच्छा, आप खुद ही बताइए, पेनल्टी यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगी? बिल्कुल। तो यहाँ पे पेनल्टी ये है कि इम्प्रिजनमेंट भी हो सकते हैं यहाँ पे, कितनी, मैक्सिमम 1 ईयर तक, और साथ में फ़ाइन भी। यहाँ पे जो अमाउंट है वो क्वांटम जो है ज़्यादा है, कितना, कम से कम 1 लाख रुपए का फ़ाइन, लेकिन जो एक्सटेंड हो सकता है 5 लाख रुपए तक, ठीक है। तो यहाँ पे फ़ाइन का अमाउंट भी ज़्यादा है और यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है अगर आपका लगता है हमें कि इंटेंशन जो है मेलिफाइड और फ्रॉड करना चाहते हो कंपनी के साथ। एक और बात है, सेक्शन 247 सबसेक्शन 4 कहता है कि यदि आप सबसेक्शन 3 में किसी भी तरह से आप जो है लायबल पाए गए, आप पनिशमेंट आ रही है आपके ऊपर, तो फिर जो है आपके ऊपर एक और जो है फटका पड़ेगा, क्या, कि जो भी रेम्यूनरेशन आपने कमाई है इस कंपनी से वो आपको वापस करनी पड़ेगी कंपनी को, और उसके अलावा आपकी गलत रिपोर्ट की वजह से जिसको भी नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। इसी के साथ हमारा सेक्शन 247 पूरा हमने कंप्लीट करा। सेक्शन 247 में सब सेक्शन 1, 2, 3, 4 चारों सब सेक्शन हमने कंप्लीट किए। वी होप कि आपको समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं ICSI RBO की। देखिए, इसकी फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, हम बात कर रहे थे कि जो वैल्यूएशन है वो कौन करेगा, रजिस्टर्ड वैल्यूअर। तो क्या कहीं ना कहीं आप क्या मानते हो कि हमारी पढ़ाई, जो एक CS पढ़ाई करता है, क्या उसके हिसाब से उसको भी अलाउ करना चाहिए कि वो एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन के काम कर सके? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि वो भी जो है बहुत सब्जेक्ट्स में जो है उनके थ्रू वैल्यूएशन के आस्पेक्ट्स जो है, उसके जो कंसेप्ट है वो समझता है, पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करता है, तो उसको भी नॉलेज है। तो यहाँ पे बात ये बोल रखी है कि जो IBBI है, जो कि IBC कोड के तहत एक सबसे सीनियर मोस्ट बॉडी है वहाँ पे, कौन, IBBI, ठीक है। तो उसके अंडर जो एनरोल कराया किसने, ICSI ने एक बॉडी बनाई है RVO, जो कि एक सेक्शन 8 कंपनी है। और यहाँ पे जो भी बंदा रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनना चाहता है वो ICSI RVO जो बॉडी है, जो ICSI ने बनाई है, उसको बताए, और जो है अल्टीमेटली ICSI RVO जो है IBBI की, मतलब जो एक तरह से गाइडेंस में उसकी जो है कहने की अथॉरिटी अंडर कुछ एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराएगी, और अगर वो एग्ज़ाम्स पास हो जाते हैं उस इंसान द्वारा, तो वो इंसान किस रूप में काम कर सकता है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर के रूप में भी काम कर सकता है। उसको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा IBBI के थ्रू, ठीक है। तो अल्टीमेटली वो मेंबर के रूप में जो एनरोल हो जाएगा अगर वो पास कर लेता है इस तरह के एग्ज़ाम्स। IBBI क्या मेंबर बन जाएगा अगर वो इस तरह के एग्ज़ाम पास करके सर्टिफिकेट पा लेता है, तो ठीक है। तो यानी कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनने के लिए आपको एग्ज़ाम पास करना होता है एक्चुअली, जो अल्टीमेटली कंडक्ट कौन करा रहा है, IBBI। और अगर आपने फाइनली एग्ज़ाम पास कर लिया, आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन गए, तो आप कंपनीज एक्ट में या फिर जो इन IBC है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, इन दोनों एक्ट में अगर कभी भी वैल्यूएशन करनी हो तो आपको अप्रोच किया जा सकता है, यानी कि आप अपनी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये हो गई बात पूरी की पूरी रजिस्टर्ड वैल्यूअर की। हमने पढ़ा सेक्शन 247, और उसके अलावा हमने एक शॉर्ट डिस्कशन कर ली 1-2 मिनट की ICSI RBO की, और एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर बनने के लिए जर्नली किसके साथ हमें रजिस्ट्रेशन करानी होती है और किसकी मदद से ये सारा काम होता है, कुल मिला के हमने बात की। और हमने कम से कम बात की क्योंकि हमें लग रहा है कि अगर शॉर्ट नोट आता है इस पर तो इतना काफ़ी है लिखना, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और सेक्शन की जो कि इसके साथ ही पढ़ लिया जाता है, सेक्शन 405। सेक्शन 405 में शॉर्ट में बात कर लेता हूँ। ये पावर देता है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि वो ऑर्डर दे सकती है ऑफिशियल गैजेट में के थ्रू ऑर्डर डाल के कुछ कंपनीज़ को या सभी कंपनीज़ को, कि कंपनी अपने कुछ स्टैटिस्टिक्स, कुछ रिपोर्ट्स जो हैं शेयर करें किसके साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। वो किस तरह की बातें हो सकती है, किस तरह के स्टैटिस्टिक्स या रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, वो खुद ही जो है उस ऑर्डर में लिख के बता देगी सेंट्रल गवर्नमेंट। और वहाँ पे जो ऑर्डर में लिखा गया है वो सारी बातें शेयर करनी पड़ेंगी। कौन शेयर करेगी, कंपनी, जिन कंपनी को बोला गया है। और एक बात और बोल रखी है
कि अगर उन बातों को शेयर करने के बाद, उनको देखने के बाद, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि इंस्पेक्शन की ज़रूरत है या फिर जो है फिज़िकल कॉपीज़ की मंगवाने की ज़रूरत है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस तरह के ऑर्डर भी जो है पास कर सकती है उसके बाद। ठीक है, तो यानी कि अगर कंपनी सपोज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्रोवाइड कर भी दे तो फिजिकल कॉपीज़ मंगवाई जा सकती हैं फर्दर, या जो है फर्दर और इंस्पेक्शन की जा सकती है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है वो इनसफिशिएंट है या फिर जो है कहीं ना कहीं अनरिलायबल है। ठीक है, तो ये जो है पूरी बात थी सेक्शन 405 की। एक बात और है यहाँ पे कि अगर कंपनी जो है गलत इन्फॉर्मेशन देती है या जानबूझ के जो है कम इन्फॉर्मेशन देती है या जो है कहीं ना कहीं बचना चाह रही है किसी चीज़ से, तो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो पेनल्टी भी लगा सकती है ऐसी कंपनीज़ पे। तो यहाँ पे उन कंपनीज़ पे पेनल्टी भी आ सकती है और कोर्ट डिसाइड करेंगे पेनल्टी क्या होगी, लेकिन वही बात बता रखी है कि शैल बी पनिशेबल विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 25,000 रुपीज़ एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज़ इन डिफ़ॉल्ट, और ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 6 months, यानी कि 0 से लेकर 6 months तक की उसको जेल हो सकती है। और साथ में क्या हो सकता है ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट पे अट्रैक्ट फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 25,000 रुपीज़, यानी कि कम से कम 25,000 का फाइन तो होगा ही होगा, हो सकता है, लेकिन जो बढ़ के कहाँ तक जा सकता है 3 लाख रुपीज़, और विद बोथ, यानी कि ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट पे इम्प्रिजनमेंट ओनली भी हो सकता है या फाइन ओनली, या दोनों भी हो सकते हैं, यानी कि एक तरह से कंपाउंडेबल ऑफेंस है क्योंकि यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट मैंडेटरी नहीं है। तो इसी के साथ हमारा जो सेक्शन 247 था और सेक्शन 405 कंप्लीट होता है। वी होप ये दोनों सेक्शंस जो कि जर्नली इतना डिस्कस या तो होते ही नहीं या होते हैं तो 1-2 मिनट में ही जो हो जाते हैं, इस पर हमने काफ़ी चर्चा की है ताकि इन दोनों सेक्शन से कुछ भी पूछा जाए तो आप बहुत ही अच्छा खासा एक आंसर जो है फ्रेम करके आ सको। यदि आपको इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा मिला हो तो ज़रूर शेयर कीजिए इस वीडियो को, और ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हम जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करें आपको ज़रूर पता लगे और आप अकॉर्डिंगली प्लान कर सको कि आपको वीडियो कब देखनी है। थैंक यू सो मच कि आप लाइफ बैक सिजल वत्स पे आए। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, शुक्रिया।